चलिए बाबा, नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आ जाइए पढ़ लेते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का चैप्टर। सुनिए, जब हम टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का चैप्टर पढ़ेंगे, मैं इसको बी ग्रेडेड चैप्टर बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 मार्क 100% इस बार एग्जाम में आने चाहिए। 3 छोटे छोटे अमेंडमेंट है, उनको भी कवर करवा दूंगा। चलिए बाबा शुरू करते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आ जाइए शुरू करते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अब टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का सर लिंकिंग तो दे दीजिए। हाँ बेटा, लिंकिंग ले ले। हमने सीखना चालू किया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस से। सर अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई हो सकता है या सप्लाई इंट्रास्टेट हो सकता है। इंटरस्टेट सप्लाई पे सर लगेगा आईजीएसटी, इंट्रास्टेट के ऊपर लगेगा सीजीएसटी। एक बार जीएसटी लेवी हो गया सर, तो जीएसटी कलेक्ट एंड पे करेगा टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। अगर आपको वैल्यू मालूम है तो सर, अब अगर मुझे वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स पता है तो मैं सामने वाले व्यक्ति से जब जीएसटी कलेक्ट करूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर लाइए टैक्स इनवॉइस लाइए। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड डिलीवरी चालान भी इधर ही आता है। चलिए पढ़ लेते हैं। सुनिए बेटा, सोने से पहले रोज रिवीजन करके सोइएगा, सारा चैप्टर अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लिखते रहना है, साइड में सेक्शन नंबर्स लिखते रहना है, सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब सुनिए सर, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 31 हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 32 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 33 पढ़ेंगे, 34 एंड डिलीवरी चालान का रूल नंबर 55 भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आ जाइए टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में पहले सेक्शन नंबर 31 है। 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 5, 6 एंड 7। उसके अलावा सेक्शन नंबर 32 यहां है, सेक्शन नंबर 33 यहां है, सेक्शन नंबर 34 यहां है, और सर रूल नंबर 55 यहां है। उसके अलावा जो भी छोटे मोटे एडिशनल पॉइंट है उनको भी मैंने नेक्स्ट चार्ट में कवर कर लिया है। चलिए बाबा आ जाइए कर लेते हैं। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में अगर आप देखोगे तो सर टैक्स इनवॉइस, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो टैक्स इनवॉइस सर कब रेज करोगे? अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है, मुझसे रिसिपिएंट को गुड्स जाने वाले हैं, तो सर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मतलब मैं जब अपने ऑफिस से रिमूव कर रहा हूं गुड्स को तो मुझे इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। सर एनी अदर केस, मतलब समझ लीजिए मेरे ऑफिस में एक मशीन लगा हुआ है, मैं ऑफिस वेकेट कर रहा हूं, आप ऑफिस को ले रहे हो, आपने बोला सर ये मशीन यहीं लगा रहने दीजिए, मुझे दे दीजिए। मैंने अगर आपको मशीन दे दिया तो सर जहां था वहीं का वहीं बेच दिया। सर उस केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल, मुझे इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर मूवमेंट है, मैं अपने यहां से रिमूव कर रहा हूं, उससे पहले रेज करना है या उस टाइम तक इनवॉइस रेज करना है। अगर मूवमेंट नहीं है तो सर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जब मैंने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दिया, या सर जब मैंने आपको बोला टेन टेन है ये आज से आपका हुआ, जब मैंने आपको अवेलेबल करा दिया तब मुझे इनवॉइस रेज करना है। सर जब भी इनवॉइस रेज करूंगा तो लॉ बोलता है कि सर आपको इनवॉइस में दिखाना है डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज टोल्ड इन रूल नंबर 46। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इनवॉइस रेज करते हो, इनवॉइस 3 कॉपी में बनेगी, इनवॉइस 3 कॉपी में बनेगी। सर एक कॉपी होगी रिसिपिएंट की, एक कॉपी होगी रिसिपिएंट की, दूसरी कॉपी होगी ट्रांसपोर्टर की, एंड सर तीसरी कॉपी किसकी होगी? सप्लायर की होगी। उसके बाद बोला जा रहा है ये टैक्स इनवॉइस, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस के केस में सर टैक्स इनवॉइस, सर्विस के केस में जब टैक्स इनवॉइस रेज करना है तो कब रेज करना है? बिफोर और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस देने के पहले या सर्विस देने के बाद विद इन 30 डेज आपको रेज करना है इनवॉइस। और 45 डेज भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोला है
रूल नंबर 47 के प्रोवाइजो में कि सर 45 डेज आपको मिलेंगे अगर आप एनबीएफसी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपके केस में 45 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है टू रेज द इनवॉइस। अदरवाइज नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 30 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है। उसके बाद बोला है सर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो इनवॉइस में दिखाना है डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी नहीं चाहिए, वैल्यू, टैक्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज टोल्ड इन रूल नंबर 46 भी आपको दिखाना है। उसके बाद बोला है सर्विस के केस में इनवॉइस खाली 2 ही कॉपी बनता है। सर्विस कोई ट्रक में डाल के ट्रांसपोर्ट थोड़ी होता है, इसलिए सर्विस के केस में एक होता है रिसिपिएंट, एक होता है सप्लायर का कॉपी, दैट्स इट। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31(3), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, छोटा मोटा पॉइंट पूछ सकते हैं। सुनिए सेक्शन नंबर 31(3) की अगर मैं बात करूं तो यह बोलता है जो बोला है सेक्शन नंबर 31(1) और 2 में वो भाड़ में गया, उसको डस्टबिन में डाल दो। और उसके बाद ये बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 31(3) में पहला पॉइंट जो आता है, एक्चुअली अगर आप बात करो सेक्शन नंबर 31(3) की तो उसमें जो पॉइंट्स है A, B, C, D, E, F, R, N, B, A, R, S, P आपको याद रखना है। आर एन बार में जब SP चला गया, आर एन बार SP, ठीक है सर। R फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, हमेशा याद रखिएगा, मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात करता है R। सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस किस सप्लाईज के लिए इशू होता है, हमेशा याद रखिएगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस के केस में इन्होंने बोला है रिवाइज टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर यहां मैं लायबल हो गया, आप लायबल हो गए टू टेक रजिस्ट्रेशन। सर आपको अप्लाई करना है 30 डेज में, आपने यहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यहां से वैलिड करा दिया जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो सर इस दौरान मैंने जो भी सप्लाई किया था उसके लिए, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी आया है, 1 महीने का टाइम लिमिट मिलेगा। 1 मंथ याद रखिएगा, 1 महीने का टाइम लिमिट मिलेगा। इस दौरान इन सप्लाईज के लिए मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। अब सुनिए, लोगों ने बोला सर हम क्या कोई बेवकूफ है कि हर एक सेल के लिए एक एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला तू एक काम करना, सर ये जो सारे सप्लाईज है इनके लिए इंडिविजुअली एक एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। तू एक काम करना, सप्लाई तूने देखना है कि तूने जो इस दौरान सप्लाई किया था क्या वो इंट्रा स्टेट था या इंटर स्टेट था। अगर वो इंट्रा स्टेट लिख लेते हैं यहां पे, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई था या वो इंटर स्टेट सप्लाई था, ठीक है। अगर वो इंट्रा स्टेट था और रजिस्टर्ड पर्सन को था तो तेरे को रिवाइज टैक्स इनवॉइस इंडिविजुअल देना पड़ेगा। लेकिन अगर तूने इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई किया था इस दौरान और तूने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया था तो उन इनवॉइसेस के लिए तू हर एक इनवॉइस के लिए इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस मत दे, एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस रेज करेगा तो भी चलेगा। उसके बाद सर अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया था तो अब सुनिए, इधर अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, अगर समझ लीजिए जो भी सप्लाईज आपने किए थे वो इंटरस्टेट सप्लाई थे, जो भी सप्लाईज आपने इस दौरान किए थे वो इंटरस्टेट सप्लाई थे, तो आपको डिवाइड करना है। अगेन यहां देखिए, अगर आपने सप्लाई किए थे रजिस्टर्ड पर्सन को तो सर उसके लिए तो इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर आपने सप्लाई किया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो याद रखिएगा आप सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन अगर कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई है ग्रेटर देन 2.5 लाख तो उसके लिए आपको कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है, आपको इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। फोटो खींच ले बाबा, तो फोटो फटाफट खींच ले।
इंट्रास्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दिया है रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। इंटरस्टेट भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई किया था इस दौरान तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकता है। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई है और वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 2.5 लाख तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए, उसमें कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं होता जब वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 2.5 लाख होता है। सर, फॉर इनवॉइसेज इशूड बिटवीन इफेक्टिव डेट एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, आप ये जो सप्लाईज है इनके लिए क्या इशू कर सकते हो? इनके लिए आप इशू कर सकते हो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लेकिन इन्होंने बोला है फॉर intrastate supply and interstate supply to unregistered person, consolidated revised tax invoice for all taxable supply। लेकिन interstate का केस में सर, इंटरस्टेट का केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल है। लेकिन अगर नो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.5 लाख फॉर B2C लार्ज, इसको B2C लार्ज इनवॉइस बोलते हैं। सर, नो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन वेदर इंट्रा और इंटर। डन सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। R फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, N फॉर नो टैक्स इनवॉइस। याद रखना, अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन, याद रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज तो सर if no tax invoice is required, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट मांग भी नहीं रहा है इनवॉइस, अगर इट डज नॉट रिक्वायर तो उस केस में सर, उस केस में आपको इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, जितना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का सेल आपने किया था जिसके लिए आपने इंडिविजुअली इनवॉइस इशू नहीं किया, उसके लिए दिन के अंत में एक registered person can issue consolidated tax invoice at the end of the day for all such supplies। और याद रखिएगा, मल्टीप्लेक्स थिएटर के केस में इवन दो सर 50 रुपए का टिकट भी हो, 100 का भी हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 भी हो, फिर भी आपको ई टिकट इशू करना जरूरी है। आई होप आपको ये पॉइंट पता होगा कि मल्टीप्लेक्स के केस में ई टिकट इशू करना कंपलसरी है। ई टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है, चाहे उसमें रेसिपिएंट का डिटेल्स हो चाहे नहीं हो, लेकिन ई टिकट देना मैंडेटरी है इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 200 रुपीज, और ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स के केस में है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई। कब आप बिल ऑफ सप्लाई देते हो? सर, बिल ऑफ सप्लाई आपको देना है जब भी आप कंपोजिशन डीलर हो या फिर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो जिसमें टैक्स है ही नहीं, तो बेटा आपको देना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई नहीं देना है अगर वैल्यू लेस देन 200 है। उसके बाद आता है कि सर एडवांस अगर आपको मिला है, सर एडवांस आपको अगर मिला है तो एडवांस मिलने पे रिसीट वाउचर दे देना, रिसीट वाउचर इशू कर देना अगर आपको कोई भी एडवांस मिलता है। सर, एडवांस मिला, मैंने सप्लाई भी नहीं किया, टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया, तो सर उस केस में याद रखिएगा सप्लाई भी नहीं किया प्लस आपने टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया। देखिए यहां क्या बोल रहा है, अगर आपको एडवांस मिला है तो रिसीट वाउचर दे देना कि सर एडवांस मिला है। और याद रखिएगा, जब एडवांस मिला आपको अगर पता नहीं है कि जब मैं सप्लाई करूंगा तो सर इंट्रा करूंगा या इंटरस्टेट करूंगा, 18% 12% क्या जीएसटी लगाना है, तो गवर्नमेंट ने बोला एडवांस मिलने पे इंटरस्टेट मानते हुए 18% जीएसटी तो पे कर देना, दैट्स इट। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि सर समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को एडवांस मिला है, ये एक व्यक्ति है, इसको समझ लीजिए किसी और व्यक्ति ने एडवांस दिया है और एडवांस देने के बाद इसने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया और इसने रिसीट वाउचर दे दिया, बाद में क्या किया, सप्लाई कर दिया और टैक्स इनवॉइस भी इशू कर दिया। अब समझ लीजिए ये व्यक्ति बोलता है कि सर सप्लाई करने के बाद और टैक्स इनवॉइस भी दे दिया, लेकिन सर अब टैक्स इनवॉइस इशू हो गया है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे? तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा, इस केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। अगर टैक्स इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो गया है तो टैक्स इनवॉइस को नलिफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इशूड होता है। ठीक है सर, अब सुनिए सर, समझ लीजिए एक व्यक्ति को अगर
एडवांस मिला है, अगर मुझे एडवांस मिला है, एडवांस के लिए मैं रिसीट वाउचर दे दूंगा, रिसीट वाउचर दे दूंगा। अब समझ लीजिए, अगर मैंने सप्लाई भी नहीं किया, कोई टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया और मुझे इसे पैसे रिफंड करने पड़े, तो मैं इसे एक रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा। बस यही बोला गया है। अगर आपने सप्लाई नहीं किया और टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया है अगेंस्ट द एडवांस, तो आप रिफंड वाउचर इशू कर सकते हो। लेकिन अगर टैक्स इनवॉइस इशू हो गया है तो सर टैक्स इनवॉइस को नलिफाई करने के लिए तो आपको क्रेडिट नोट ही देना पड़ेगा। उसके बाद आता है, तो सर मैंने अभी तक आपको क्या बोला, मैंने बोला आर फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, एन फॉर नो टैक्स इनवॉइस, बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, एडवांस का केस में रिसीट वाउचर, रिफंड का केस में रिफंड वाउचर, एंड एस फॉर सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस क्या होता है सर? ये एक प्रैक्टिकल टर्म है, सुनिए। अगर मुझे कोई सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन और मुझे टैक्स अंडर आरसीएम देना है, तो सर वो मुझे टैक्स इनवॉइस दे देगा। लेकिन सर अगर मुझे सप्लाई कर रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन और मुझे टैक्स अंडर आरसीएम देना है, तो मुझे एक इनवॉइस खुद रेज करना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 31(3)(f). अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, समझ लीजिए। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने मुझे सप्लाई किया है और मुझे टैक्स आरसीएम में देना है, तो ये मुझे टैक्स इनवॉइस देगा। इस केस में मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद सर समझ लीजिए एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये समझ लीजिए मैं हूं और मुझे टैक्स अंडर आरसीएम देना है। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। तो मुझे 31(3)(f) में खुद एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 31(3)(f) में बोला गया है ये। ठीक है। अब सुनिए सर 31(3) जी क्या बोलता है? जी बोलता है जब भी आप इनको पेमेंट करो, दोनों को, चाहे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को, पेमेंट वाउचर इशू कर देना। बस यही बोला गया है कि सर जब भी आपको सप्लाई किया जा रहा है आपको खुद इनवॉइस इशू करना है। अगर आपको टैक्स रिवर्स चार्ज में देना है, जहां सप्लाई आपको कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिस दिन आपको गुड्स या सर्विस मिला उस दिन आपको खुद को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। और सर जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाउचर भी इशू कर देना, चाहे सामने वाला पार्टी रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, दोनों के केस में ही आपको पेमेंट वाउचर इशू करना है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने सेक्शन नंबर 31(1) पढ़ाया गुड्स के केस में, मैंने 31(2) पढ़ाया सर्विस के केस में 30 डेज और 45 डेज, मैंने आपको 3rd पढ़ाया रिवाइज टैक्स इनवॉइस, नो टैक्स इनवॉइस। उसके बाद आर एन, बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, ए फॉर एडवांस में रिसीट वाउचर, आर में रिफंड वाउचर, सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31(4) कि सर समझ लीजिए आप अगर किसी को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे हर एक दिन एक एक पेन स्टेशनरी वगैरह का जरूरत होता है, तो आप मुझे सप्लाई कर दिया कीजिए, मंथ एंड में एक स्टेटमेंट दे देना। तो जब आप मुझे स्टेटमेंट दोगे मंथ एंड में, तब आप मुझे इनवॉइस भी दोगे। समझ लीजिए मैंने आपको बोला हर महीने की 1 तारीख को आके पेमेंट ले जाना। तो जब आप 1 तारीख को आओ पेमेंट लेने के लिए, तो सर पेमेंट मिलने से पहले या पेमेंट मिलने के टाइम पे आपको मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली ऑन ए रिकरेंट बेसिस किसी को आप दे रहे हो। तो सर जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, जहां आप सक्सेसिव स्टेटमेंट देने वाले हो या फिर सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है, तो वहां ये बोल रहे हैं इनवॉइस देना पड़ेगा। आप मुझे इनवॉइस दोगे कब? जब आप मुझे स्टेटमेंट दोगे या फिर जब भी मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। इज सच इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम, जब आप मुझे स्टेटमेंट दोगे या जब आपको पेमेंट रिसीव होगा उससे पहले आपको या उस दौरान उस टाइम तक आपको मुझे इनवॉइस दे देना है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखिएगा एक पॉइंट एवरीवन, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी बोला जाएगा जब एक सर्विस प्रोवाइड किया गया है फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ, पीरियड इज ग्रेटर देन 3 मंथ, तभी उसे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अब वेयर कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस, ठीक है, अगर मेरा आपके साथ एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कि किस दिन आप पेमेंट करोगे वो लिखा हुआ है। समझ लीजिए मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर लिखा हुआ है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको मुझे इनवॉइस देना है। सर अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखा हुआ है तो सर जिस दिन मैं आपको पे कर रहा हूं उस दिन
तो यही बोला है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सर अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है किस दिन मैं आपको कितना पेमेंट करूंगा, तो सर आप मुझे इनवॉइस दे दीजिए ऑन और बिफोर दैट ड्यू डेट। सर अगर ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है तो जब जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं उससे पहले या उस टाइम तक आप मुझे इनवॉइस दे दीजिए। ठीक है सर। अगर पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन है, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तो 10 लाख ले जाना, तो जिस दिन आपने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, इवेंट कंप्लीट हो गया, आप मुझे इनवॉइस दे दीजिएगा ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर टेबल 31(6). सेक्शन नंबर 31(6) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 31(6) बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन। सीजेस बिफोर कंप्लीशन मतलब मैंने आपको बोला कि आपको मैं कोचिंग दूंगा, समझ लीजिए 5 दिन का क्लास आपने लिया, बोला सर मजा नहीं आ रहा है, मैं चला। मैं बोला नालायक रुक जा, 5 दिन का जो सर्विस दिया हो उसका पेमेंट करते हुए जा, इनवॉइस लेते हुए जा। देख बेटा, जनरली इनवॉइस आप कब दोगे? 30 डेज और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। करेक्ट। अब समझ लीजिए आपको मैंने सर्विस दिया, सर्विस देने के दौरान बीच में आपने बोला मुझे सर्विस नहीं चाहिए, 5 दिन का सर्विस आपने लिया है, मैं बोला रुक जा, इनवॉइस लेते हुए जा। तो इनवॉइस दूंगा एट द टाइम ऑफ सीजेशन टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई बिफोर सीजेशन। जितना मैंने आपको सर्विस दे दिया उतने का इनवॉइस मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मैंने अगर गुड्स भेजा फॉर अप्रूवल, भेजने का एक्टिविटी कभी सप्लाई नहीं होता क्योंकि कंसीडरेशन नहीं होता। आपने बोला मुझे पसंद आए आपके गुड्स, आपने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल डेट और जिस दिन भेजा उससे आपको 6 महीना देखना है। हमेशा याद रखिएगा इनवॉइस शुड बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जिस दिन आपने अप्रूवल दे दिया और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। सब याद रखिएगा, जब भी फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल बोला जाता है, समझ लीजिए मैंने गुड्स को रिमूव किया है 1 जनवरी। 1 जनवरी को अगर मैंने गुड्स को रिमूव किया है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव किया उस दिन से आपको देख लेना है 6 महीना। अब फ्रॉम द डेट बोला है, फ्रॉम द डेट मतलब क्या हुआ बताइए? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल बोला है। फ्रॉम मतलब फ्रॉम हमेशा नेक्स्ट डे से देखा जाता है। क्या आप अग्री करते हो कि सर फ्रॉम जब भी वर्ड यूज होता है तो पहला दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे से देखा जाता है? करेक्ट एवरीवन। तो सर अगर मैंने 1 तारीख को आपको गुड्स भेजा है तो फ्रॉम मतलब 2 जनवरी से देखा जाएगा। 2 जनवरी से अगर देखा जाएगा 2 जनवरी टू 2 फरवरी 1 महीना, सर 2 फरवरी टू 2 मार्च 2 महीना, 2 अप्रैल 3 महीना, 2 मई 4 महीना, सर 2 जून 5 महीना एंड सर 2 जुलाई 6 महीना कंप्लीट हो गया। तो 2 जुलाई को मतलब आप एक काम कीजिएगा, 1 जनवरी को अगर आपने रिमूव किया है इससे आप 6 महीना काउंट कर लीजिए, मतलब 1 जुलाई आ जाएगा। जैसे ही 1 जुलाई है उसका वेरी नेक्स्ट डे आप ले लीजिए, उस दिन आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर। सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 31(1) गुड्स के केस में कब इनवॉइस रेज करना है, 31(2) सर्विस का केस में कब इनवॉइस रेज करना है, 31(3) मैंने आपको बोला RN/SP, 31(4) मैंने बोला कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब स्टेटमेंट दोगे या जब पेमेंट आपको मिलेगा उससे पहले इनवॉइस दे देना है। सेक्शन नंबर 31(5) बोला कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस, 31(6) बोला जब सर्विस सीज हो रहा है बिफोर कंप्लीशन, एंड सेक्शन नंबर 31(7) बोला गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का केस में कब इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे। चलिए अब जो सेक्शन नंबर 31 के बाद, सेक्शन नंबर 31 के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 32। सर सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 32 बोलता है नालायक, अगर तू अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स कलेक्ट मत करना, अगर तू रजिस्टर्ड है तो जैसा एक्ट और रूल्स में बोला हुआ है उतना ही टैक्स कलेक्ट करना। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 32? अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स बाई वे एनी अमाउंट बाई वे ऑफ टैक्स, एंड रजिस्टर्ड पर्सन जब भी कलेक्ट करेगा तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स कलेक्ट करेगा। डन सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 आता है कि सर जब भी आप सप्लाई करो, जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हो उसमें टैक्स अमाउंट को अलग से दिखा देना, ये बोला गया है सेक्शन नंबर 33 में। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 34 बोलता है 34(1) वेयर
वन और मोर टैक्स इनवॉइस इज इशूड, आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया किसी को और आपने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स उससे ज्यादा चार्ज कर लिया। सर गुड सर्विस जो आपने उसको सप्लाई किया था, सर्विस तो रिटर्न नहीं होता है, मैंने आपको क्लास दे दिया, आपने मुझसे पढ़ लिया, अब क्या रिटर्न करोगे? सर मैं रिटर्न में पढ़ा देता हूं, नहीं, गुड्स आर सप्लाइड आर रिटर्न और गुड सर्विसेज और बोथ आर फाउंड टू बी डिफिशिएंट। तीन केसेस में याद रखिएगा, आप क्या इशू कर सकते हो, वन और मोर क्रेडिट नोट इन ए फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा एक टैक्स इनवॉइस के लिए मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है एंड मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट भी इशू किया जा सकता है। समझ लीजिए मैंने टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स आपसे ज्यादा ले लिया, आपने गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए, ठीक है, या फिर समझ लीजिए मैंने जो आपको गुड्स एंड सर्विस दिया था कम दे दिया और आपसे पैसा ज्यादा ले लिया, तो सर उस केस में क्या होगा, मैं बोलूंगा चल गलती हो गई, आपको मैं दे दूंगा एक क्रेडिट नोट। और याद रखिएगा हमेशा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, क्रेडिट नोट को डिस्क्लोज करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट टू इशू एंड डिक्लेयर द डिटेल्स। सर टाइम लिमिट टू इशू क्रेडिट नोट क्या है, द टाइम लिमिट टू इशू एंड डिक्लेयर द डिटेल्स इन द रिटर्न फॉर द मंथ इट वॉज इशूड। सर जिस महीना में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस महीने का जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको क्रेडिट नोट को डिस्क्लोज कर देना है। सर लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा, बट नॉट लेटर देन 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट विच एवर इज लेटर। अमेंडमेंट क्या है सर, समझ लीजिए एवरीवन ओवर हियर, आप जब भी क्रेडिट नोट इशू करो उस महीने के रिटर्न में डिस्क्लोज कर देना, ठीक है सर। लेकिन सर अगर समझ लीजिए 2021 में मैंने एक क्रेडिट नोट, अभी 21-22 में ले लेते हैं इसको, 21-22 में समझ लीजिए मैंने एक क्रेडिट नोट इशू किया यहां पे। अब ये जो क्रेडिट नोट इशू किया है इसको समझ लीजिए एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, एक इनवॉइस मैंने इशू किया है, ठीक है। अब इस इनवॉइस रिलेटेड मैंने एक क्रेडिट नोट इशू करना है तो उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा कि आप इशू करके डिक्लेयर कर सकते हो टिल 30th ऑफ नवंबर। क्या टाइम लिमिट है, टिल 30th ऑफ नवंबर। तो समझ लीजिए अक्टूबर मंथ का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो 20 नवंबर को, तो आप उसमें डिक्लेयर कर दीजिए सर मैंने लेट रिटर्न फाइल किया, अक्टूबर मंथ का रिटर्न मैंने 25 नवंबर को फाइल किया तो भी चल जाएगा, 30 नवंबर को फाइल किया तो भी चल जाएगा। लेकिन 30 नवंबर के बाद अगर आप कोई भी रिटर्न में दिखाओगे तो उस क्रेडिट नोट रिलेटेड आपका लायबिलिटी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डन सर, यही बोला गया है यहां पे कि सर आपको एंड टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड। सर नो एडजस्टमेंट इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज बीन पास्ड ऑन। समझ लीजिए मैंने आपको क्रेडिट नोट दिया लेकिन मैंने आपको टैक्स रिटर्न नहीं किया तो गवर्नमेंट भी मेरा टैक्स का लायबिलिटी उस मतलब जब मैं क्रेडिट नोट दिखाऊंगा मेरा टैक्स का रिडक्शन मुझे गवर्नमेंट नहीं देगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्रेडिट नोट जब इश्यू करो उस मंथ के रिटर्न में दिखा देना, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट टू डिस्क्लोज ए क्रेडिट नोट विथ रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस। क्या होता है, इनवॉइस इस साल इशू किया, उसका क्रेडिट नोट इशू करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा 30th ऑफ नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 34(3) आता है, ये एक पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट है, ठीक है एवरीवन। उसके बाद सेक्शन नंबर 34(3) आता है कि वेयर one or more tax invoice is issued and taxable value or tax charge is less। मैंने आपको सप्लाई कर दिया 18% की जगह मैंने आपसे सिर्फ 12% टैक्स ले लिया, बाद में पता चला तो मैं बोलूंगा नालायक आप मेरे डेटर हो, ले बेटा डेबिट नोट और आपसे टैक्स कलेक्ट कर लूंगा। आपसे टैक्स कलेक्ट करूंगा तो गवर्नमेंट को ही तो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कभी भी डेबिट नोट अगर इश्यू करना है, वैल्यू ज्यादा चार्ज करना है, टैक्स ज्यादा चार्ज करना है तो अल्टीमेटली तुझे जीएसटी आएगा और जीएसटी जो आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला रजिस्टर्ड पर्सन मैंडेटरी इशू करेगा वन और मोर डेबिट नोट और डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस जिस मंथ में इशू करेगा डिक्लेयर इन द मंथली रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ इशू। जिस मंथ इशू करेगा उस मंथ के रिटर्न में डेबिट नोट को डिस्क्लोज कर देना।
उसके बाद आता है रूल नंबर 47 जो मैंने यहां लिख रखा है। रूल नंबर 47 बोलता है एनबीएफआई के केस में आपको हमेशा इनवॉइस रेज करना है विद इन 45 डेज। 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस आपको इनवॉइस रेज करना है। उसके बाद बोला अगर कोई एनबीएफआईटी है, एनबीएफआईटी, ये बाबा अलग से ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के लिए एनबीएफआईटी बोला है सर। अगर इंश्योरेंस कंपनी, N for NBFC, B for banking company, F for financial institution, इंश्योरेंस कंपनी एंड T मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर है और वो अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं। अगर सर बैंक है अपने ही बैंक के दूसरे ब्रांच को सप्लाई कर रहा है तो इनवॉइस कब रेज करेगा? गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड कर रहा है कि सर मैंने उसे सर्विस दिया, अपने ब्रांच को सर्विस दिया, जिस दिन वो अकाउंटिंग कर रहा है या फिर सर लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर उसको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा जब वो डिस्टिंक्ट पर्सन को, अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सप्लाई दे रहा है। इशू एन इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम द सप्लायर रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच द सप्लाईज आर मेड। उसके बाद आता है HSN कोड कि सर कितने डिजिट HSN कोड के दिखाने पड़ेंगे। याद रखिएगा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, इस साल नहीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखा जाता है, इस साल का कैसे देखेगा बेटा? इस साल का टर्नओवर तो तेरे पास होगा ही नहीं। अभी लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर तेरा अप टू 5 करोड़ था तो आपको जब भी आप B2B सप्लाईज करोगे तो 4 डिजिट HSN कोड के मेंशन करने में है और अगर आप B2C सप्लाई करोगे तो ऑप्शनल है। लेकिन सर अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था, लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था तो सर आपको 6 डिजिट मैंडेटरी होगा, चाहे B2B है चाहे B2C सप्लाई है। उसके बाद आता है डिलीवरी चालान। बेटा जब भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता और गुड्स का मूवमेंट करना है, रास्ते में ऑफिसर पकड़ेगा, इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहा, बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर पा रहा, चल कोई बात नहीं, डिलीवरी चालान के बेसिस पे मूवमेंट कर लेना। गवर्नमेंट ने बोला डिलीवरी चालान रूल नंबर 55 में 3 कॉपीज होती हैं, एक कंसाइनी, एक ट्रांसपोर्टर, एक कंसाइनर। क्या बोल रहे हैं यहां पे कि सर अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लिक्विफाइड गैस और सर क्वांटिटी आपको पता नहीं है एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप एक काम कीजिए, मूवमेंट कर लीजिए डिलीवरी चालान के बेसिस पे। जब लिक्विफाइड गैस का डिलीवरी कर दोगे तो सर डिलीवरी करने के समय आप मेजर कर लीजिएगा कि कितना डिलीवर किया है और उतना का इनवॉइस बाद में इशू कर दीजिएगा। तो जब मूवमेंट हो रहा है तब आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे मूवमेंट कर लीजिए। अगर आप गुड जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, रास्ते में जा रहे हैं गुड्स तो सर उस केस में आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे मूवमेंट कर लीजिए। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, समझ लीजिए मैं अपने गुड्स अप्रूवल के लिए भेज रहा हूं, टेस्टिंग के लिए भेज रहा हूं, तो उस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है सप्लाई के लिए मूवमेंट नहीं हो रहा है, समझ लीजिए, ठीक है, मैं टेस्टिंग के लिए अपने गुड्स भेज रहा हूं, लैब वगैरह में भेज रहा हूं, तो उस केस में मैं मूवमेंट करा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फॉर सप्लाई बट इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, समझ लीजिए एक ज्वेलर था, वो अपने गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहा है, दिखाएगा अगर मैडम को पसंद आ गया दूसरे स्टेट में या कहीं भी लेके जा रहा है, अपने ही स्टेट में लेके जा रहा है, दिखाने के लिए लेके जा रहा है, अगर सामने वाले पार्टी को पसंद आ गया तो इनवॉइस बना दूंगा। तो जब मूवमेंट कर रहा है डिलीवरी चालान के बेसिस पे कर सकता है। उसके बाद बोला गया है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कंप्लीट नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन सिचुएशन, इन बैचेस और लॉट, समझ लीजिए एक इनवॉइस इशू हुआ है लेकिन 3 ट्रक में गुड्स जाने वाले हैं तो सर इनवॉइस तो एक ही है, बाकी दोनों ट्रक में मूवमेंट कैसे करेंगे? डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप मूवमेंट कर सकते हो, यही बोला गया है यहां पे। उसके बाद सर्कुलर है कि सर सर्कुलर है, सर्कुलर क्या बोलता है? समझ लीजिए एक ज्वेलर है, वो बोला मुकेश अंबानी की डॉटर की वेडिंग है, मैं लेके जाऊंगा अपना ज्वेलरी, उन्हें दिखाऊंगा। बाबा बहुत पहले मुकेश अंबानी की डॉटर का वेडिंग था, ठीक है, अब सुनिए सर उनको दिखाऊंगा, उन्हें अगर ज्वेलरी पसंद आया
तो सर कमाई हो जाएगी। तो जब आप ज्वेलरी लेके जा रहे हो तो सर कैसे लेके जाओगे? डिलीवरी चालान के बेसिस पे लेके जाइएगा। उनकी डॉटर को ज्वेलरी पसंद आ गया, निकालना अपना बिल बुक और सर बिल बनाते हुए मतलब इनवॉइस बना के दे देना। यही बोल रहा है ज्वेलरी कैरीड अलोंग फॉर अप्रूवल। अगर आप ज्वेलरी लेके जा रहे हो तो सर मूवमेंट कर दीजिएगा डिलीवरी चालान के बेसिस पे। ई वे बिल का जरूरत नहीं होता ज्वेलरी के केस में। समझ लीजिए मैं एक आर्टिस्ट हूं, आर्टवर्क भेजता हूं तो सर भेजने की एक्टिविटी कभी सप्लाई नहीं होती क्योंकि कंसिडरेशन नहीं होता है उस समय। सर मैंने क्या किया, आर्ट गैलरी को अपना पेंटिंग्स वगैरह भेजा, भेजने की एक्टिविटी सप्लाई नहीं है। ठीक है सर, जब भेज रहे हो तो डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल के बेसिस पे भेज दीजिएगा। जब भी आर्ट वर्क आप गैलरीज को भेज रहे हो या फिर गुड्स मूव्ड अंडर सिमिलर सिचुएशन अगर है, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल के बेसिस पे भेज दीजिएगा। जब सामने वाले को पसंद आ गए, अप्रूवल मिल गया तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिएगा और जीएसटी चार्ज कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां लिखा है रूल नंबर 46A के बारे में। सर अगर मैं समझ लीजिए टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों कर रहा हूं, साथ में कर रहा हूं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो मैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के लिए और एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई अलग अलग नहीं दूंगा। एक सिंगल डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तभी दे सकते हो जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। सर अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए अलग टैक्स इनवॉइस देना, एग्जाम सप्लाई के लिए अलग बिल ऑफ सप्लाई देना। जल्दी बोलिए, क्या आप लोगों को 100% यहां तक क्लैरिटी है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के चैप्टर में ही कंटिन्यूएशन में मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। ये बोल रहा है ई इनवॉइस के बारे में। सुनिए, ई इनवॉइस के प्रोविजन में अमेंडमेंट आया है। पहले ई इनवॉइस के प्रोविजन बेसिकली अगर आपका लगता ई इनवॉइस के प्रोविजन में 20 करोड़ का लिमिट था, बेसिकली अब 10 करोड़ कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं प्लस अग्रीगेट टर्नओवर एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से ग्रेटर देन 10 करोड़ है, ग्रेटर देन 10 करोड़ है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज योर B2B सप्लाईज के लिए और एक्सपोर्ट जब आप करोगे उसके लिए आपको क्या इशू करना पड़ेगा? ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये जो लिमिट था पहले ये 20 करोड़ था, अब 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 कोई भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ हो गया, कोई भी ईयर में अगर आपका अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ हो गया, तो सर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से अभी तक कोई भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, तो सर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। जो भी B2B सप्लाईज करोगे और एक्सपोर्ट करोगे उस पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। याद रखिएगा, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर आप हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, SEZ या दोज रेफर्ड इन 54(2), 3, 4 एंड 4A। सर रूल नंबर 54(2) में किसको बोला गया है? रूल नंबर 54(2) में बेसिकली बात किया गया है NBFI का। NBFI मतलब सर NBFC, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी का बात किया गया है। वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या जो स्टेटमेंट इशू करता है बैंकिंग कंपनी वगैरह, वो स्टेटमेंट कोई टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। देखिए इसका नाम ही है टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स इनवॉइस की जगह अगर कंसाइनमेंट नोट देता है उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। उसके बाद रूल नंबर 54(4) सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में टैक्स इनवॉइस तो देते नहीं है, टिकट देते हैं और सर टिकट ही उस स्पेशल सर्कमस्टेंस में टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। उसके अलावा मल्टीप्लेक्स थिएटर ई टिकटिंग करते हैं और ई टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। अब सुनिए, ये जो 4 केस हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है बीजी अपना बीजी प्राइम मिनिस्टर, GLS में घूमता है, मर्सिडीज GLS। सर बी फॉर आपको याद रखना है, B फॉर बैंकिंग कंपनी मतलब NBFI बैंकिंग कंपनी। G फॉर सर G किसके लिए आएगा? G फॉर आएगा GTA। उसके बाद P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर कोई है, M फॉर मल्टीप्लेक्स। उसके बाद G
GLS, G फॉर अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, L फॉर अगर आप कोई लोकल अथॉरिटी है, एंड S फॉर अगर आप एक SEZ यूनिट है। याद रखिएगा, बीजी प्राइम मिनिस्टर GLS उनके लिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब सर अगर जिन पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट ने बोला आपको ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे रूल नंबर 46S हैज बीन इंसर्टेड। जो रूल नंबर 46 में बोला गया है कि आपको इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं, जो ये ई इनवॉइसिंग वाले लोग होते थे। अब सुनिए, समझ लीजिए गवर्नमेंट ने बीजीपीएम जीएलएस के केस में बोल दिया कि आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, लेकिन उनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, तो उनको लोग आके बार बार पूछ रहे थे आप ई इनवॉइसिंग क्यों नहीं कर रहे, आप ई इनवॉइसिंग क्यों नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को उन्होंने बोला, और गवर्नमेंट ने बोला देखिए आप एक काम कीजिए, जो इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर, ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है, ठीक है, जिनका टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको ई इनवॉइसिंग करने से मना किया गया है, तो देन इनवॉइस शुड हैव द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। अपने इनवॉइस पे वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि देखिए I or we hereby declare that हमारा turnover in any preceding financial year from 17-18 onward is more than aggregate turnover notified under 48(4). मतलब जो 10 करोड़ का टर्नओवर है उससे ज्यादा है हमारा टर्नओवर, लेकिन we are not required to prepare an invoice in terms of the provision of the सेट सब रूल। मतलब हमें ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन से मना किया गया है, इसलिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ई इनवॉइस। ये पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा। जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन, जिन पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी उनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, लेकिन फिर भी वो ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो वो अपने इनवॉइस में ये जो 46S पॉइंट एक इंसर्ट किया गया है कि ये डिक्लेरेशन अपना इनवॉइस पे वो दे देंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है सर। यहां पे अब बताइए अमेंडमेंट क्या है। पहला अमेंडमेंट, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है अगर 10 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर था एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18। सेकेंडली, जो इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं उनको ये जो लाइन है वो अपने इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा। अब सुनिए, उसके बाद आता है डायनामिक क्यूआर कोड। सुनिए, डायनामिक क्यूआर कोड के लिए सर किस पे डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 500 करोड़ से ज्यादा है, तो सर आपके लिए जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस में डालना पड़ेगा, ताकि वो डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करते हुए पेमेंट वगैरह कर पाए। यही बोला है कि डायनामिक क्यूआर कोड क्यों इन्वेंट किया गया, क्यों गवर्नमेंट ने लाया, ताकि यूपीआई पेमेंट को एनकरेज किया जा सके। और ये एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको याद रखना है BGPMO, बैंकिंग कंपनी मतलब NBFI, G फॉर GTA, P फॉर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में है, M फॉर मल्टीप्लेक्स एंड O फॉर OIDAR अंडर सेक्शन नंबर 14। याद रखिएगा BGPMO, B फॉर बैंकिंग कंपनी मतलब NBFI, G फॉर GTA, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में जो है, उसके बाद सर M फॉर मल्टीप्लेक्स एंड O फॉर OIDR के लिए याद रखिएगा ई डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, चलिए एक बार क्विकली कवर कर लेते हैं। अब सुनिए, इज डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट से लोगों ने पूछा कि डायनामिक क्यूआर कोड जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो एप्लीकेबल होगा क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो डायनामिक क्यूआर कोड डालने का जरूरत नहीं है इनवॉइस में। तो लोगों ने बोला सर समझ लीजिए, मैंने जब एक्सपोर्ट किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही आ गया, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आया। अब जब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन में नहीं आया सर, तो उस केस में वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उस केस में तो वो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ,
और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट ने बोला नालायक, वो इंडिया के बाहर वाला व्यक्ति क्या ये इंडिया का गूगल पे यूज करते हुए आपका डायनामिक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट थोड़ी कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला since for export e-invoice are required, treating it as B2B, dynamic QR code is not applicable. However, if supply does not fall in export of service का definition, then it is not export of service. In that case also आपको QR कोड नहीं देना है, क्योंकि इंडिया के बाहर वाला व्यक्ति जो इंडिया के बाहर है बेसिकली वो डायनामिक QR कोड को यूज करके पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद आता है कि सर आप जो डायनामिक क्यूआर कोड देते हो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स कैप्चर्ड होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर का जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, सप्लायर का यूपीआई आईडी कैप्चर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर डेट कैप्चर होना चाहिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड जीएसटी अमाउंट भी कैप्चर होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो बैंक डिटेल्स है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस यूपीआई इज ऑलरेडी लिंक्ड टू ए बैंक अकाउंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि सर लोगों ने बोला सर रिटेल काउंटर में जब सेल होता है तो पहले हम एक सेल्स आईडी जनरेट करते हैं, सेल्स आईडी जनरेट करके फिर हम पेमेंट ले लेते हैं और पेमेंट लेने के बाद इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, जो सेल्स आईडी जनरेट करते हो उसको आप डायनामिक क्यूआर कोड में कैप्चर कर लीजिएगा। यही बोला यहाँ पे, इन केस ऑफ रिटेल सेल ओवर द काउंटर पेमेंट इज रिसीव्ड बाय डिस्प्लेइंग द डायनामिक क्यूआर कोड बट इनवॉइस इज जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद इनवॉइस जनरेट हो रहा है, तो इनवॉइस में हम डायनामिक क्यूआर कोड कैसे डालें, पहले हम क्यूआर कोड दिखाते हैं और लोग जब पेमेंट कर देते हैं उसके बाद इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला हेंस इनवॉइस डिटेल्स आर नॉट कैप्चर्ड इन द डायनामिक क्यूआर कोड, क्योंकि डायनामिक क्यूआर कोड में गवर्नमेंट आपने बोला है कि इनवॉइस का डिटेल नेम नंबर डेट वगैरह डिटेल्स वगैरह कैप्चर होना चाहिए, लेकिन इनवॉइस तो हम बाद में जनरेट करते हैं। तो जब क्यूआर कोड दिखाएंगे किसी को तो इनवॉइस का डिटेल कैप्चर नहीं किया क्यूआर कोड में। तो गवर्नमेंट ने बोला इन सच केस यूनिक ऑर्डर आईडी और सेल्स रेफरेंस नंबर जो आप जनरेट करते हो वो which is linked to the invoice may be provided in the dynamic QR code for digital display। और उसके बाद बोला as long as the details of such order ID and sales reference number, जो sales reference number या order ID था उसका linkage with the invoice are available in the processing system of the supplier, cross reference of such payment with unique order ID एंड रेफरेंस नंबर कैन बी प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस। मतलब इनवॉइस में पेमेंट आपको कैसे मिला और जो सेल्स रेफरेंस आईडी था उसको आप कैप्चर कर लीजिएगा, जो बाद में आप इनवॉइस जनरेट करोगे मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट को लोगों ने बोला कि सर मैंने तो डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले में दिखाया, सामने वाले पार्टी ने क्या किया, यूपीआई यूज ही नहीं किया, कैश में पेमेंट कर दिया, तो क्या मार के उससे पेमेंट कराऊं कि नहीं यूपीआई यूज कर। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में कोई बात नहीं, आप बस एक काम कीजिएगा, डिजिटल डिस्प्ले दिखाया, कस्टमर ने उसको यूज नहीं किया, कैश में पेमेंट किया, इनवॉइस में बस लिख दीजिएगा कि सर कैश में पेमेंट मिला है, मान लिया जाएगा कंप्लायंस हो गया। क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट ऑन द इनवॉइस विल बी डीम्ड एज कंप्लायंस। उसके बाद लोगों ने पूछा सप्लायर प्रोवाइड्स कस्टमर अदर मोड्स ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई इंडेंट और यूपीआई कलेक्ट। मतलब आजकल क्या करता है सप्लायर, बोलते हैं सर आपको पेमेंट करना है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप क्लिक कीजिए पेमेंट आ जाएगा मेरे को। गूगल पे में आपको यूपीआई इंडेंट आता है, आप क्लिक करते हो पेमेंट आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने लोगों ने बोला सर अगर हम यूपीआई इंडेंट यूपीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो सर उस केस में क्या डायनामिक क्यूआर कोड जरूरी है इनवॉइस में। गवर्नमेंट ने बोला आपने कैसे कलेक्ट किया पैसा, सर उस केस में क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट, जो सामने वाले व्यक्ति ने पेमेंट किया है पेमेंट का डिटेल आप इनवॉइस में कैप्चर कर लीजिएगा, हम कंप्लायंस मान लेंगे। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सर समझ लीजिए पहले हमें पेमेंट मिल गया, उसके बाद अगर हमने इनवॉइस जनरेट किया, प्रीपेड इनवॉइस के केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट बोला प्रीपेड इनवॉइस के केस में इज जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेस। गवर्नमेंट ने बोला नहीं बाबा, बस क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट, जो भी आपको पेमेंट मिला है, जैसे पेमेंट मिला है वो पेमेंट का डिटेल आप इनवॉइस में कैप्चर कर लीजिएगा, मान लिया जाएगा कंप्लायंस हो गया। उसके बाद सर मैं ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता हूं, ई कॉमर्स कंप्लायंट है, तो सर मैं सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स हूं, क्या मुझे भी कंप्लायंसेस ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड अलग से करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बोला फ्लिपकार्ट अलग है, तू अलग है, वो अपना कंप्लायंसेस कर रहा है डायनामिक क्यूआर कोड का, तुझे भी डायनामिक क्यूआर कोड के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद बोला गया कि सर मैं
मैं सप्लाई कर रहा हूं यूआईएन होल्डर को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर को, तो सर क्या वो यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड है? नहीं है, तो सर वो तो B2C सप्लाईज है। अगर B2C सप्लाईज है तो सर क्या मुझे डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस में देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला हाँ, यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, B2C सप्लाईज में आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया इफ पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये सप्लायर है, ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का व्यक्ति जाता है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए और गुड्स डिलीवर करने के लिए कस्टमर को। जब गुड्स डिलीवर करता है फ्लिपकार्ट का व्यक्ति, जब फ्लिपकार्ट पेमेंट कलेक्शन में इन्वॉल्व है, फ्लिपकार्ट यहां पे बोला गया है कि फ्लिपकार्ट इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, फ्लिपकार्ट कलेक्ट करने वाली है, तो डायनामिक क्यूआर कोड जब देंगे उसमें बैक साइड यूपीआई आईडी किसका रहेगा? तो सर जो ऑथराइज पर्सन है, फ्लिपकार्ट समझ लीजिए ऑथराइज पर्सन है, तो फ्लिपकार्ट का यूपीआई आईडी रहेगा, सप्लायर का यूपीआई आईडी नहीं रहेगा, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया सर समझ लीजिए मैंने एक 10,000 रुपए का आइटम बेचा, उसमें कस्टमर ने क्या किया, 6,000 रुपए का वाउचर दे दिया। अब मैं उसे डायनामिक क्यूआर कोड जो दूंगा वो 4,000 का दूंगा या 10,000 का दूंगा, मुझे पेमेंट 4,000 का कलेक्ट करना है, तो पेमेंट के लिए 4,000 का मैं डायनामिक क्यूआर कोड ही उसे डिस्प्ले करूंगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ये छोटा सा एक सर्कुलर था, जो सर्कुलर बड़ा सारा था उसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां बोला कि सर प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स, सुन लीजिए मेडिसिन के केस में ये एक सर्कुलर आया है। क्या बोलता है ये सर्कुलर, सुनिए। सर मैं एक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने क्या किया, मैंने इनपुट्स खरीदा, 1,000 रुपए का इनपुट्स खरीदा, उस पर जीएसटी दे दिया समझ लीजिए 100 रुपए का। इनसे मैंने क्या किया, मेडिसिन बनाया, और मेडिसिन का मैन्युफैक्चर मेडिसिन बनाने के बाद क्या किया, ट्रेडर को मेडिसिन बेच दिया। सर ये एक ट्रेडर है, ट्रेडर को मैंने मेडिसिन बेचा, इसको मैंने मेडिसिन बेच दिया, समझ लीजिए इससे मैंने मेडिसिन बनाया। सर 2,000 रुपए का मेडिसिन बनाया और जीएसटी चार्ज किया 200 रुपए, सामने वाले को जो मैंने इनवॉइस दे दिया, टैक्स इनवॉइस दे दिया। अब सर इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 200 रुपए का। अब क्या हुआ सर, ये जो मैंने इसको मेडिसिन बेचा, तो सर ये मेडिसिन एक्सपायर हो गई। अब मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई, इसने मुझे गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब गुड्स को रिटर्न कर दिया तो मैंने इसको क्रेडिट नोट दे दिया। ठीक है सर, अगर आपने इसको क्रेडिट नोट दे दिया, सुनिए मैंने इसको क्रेडिट नोट दे दिया। अब क्रेडिट नोट जब दूंगा तो इसका जो क्रेडिट है 200 रुपए का, वो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, और मैंने जो ये 200 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को दिया था, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे रिटर्न कर देगी। जो मैं क्रेडिट नोट अपने रिटर्न में दिखाऊंगा तो उसमें ना मुझे 200 रुपए का टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सर क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, क्रेडिट नोट इश्यू किया तो 200 रुपए का जो जीएसटी मैंने पे किया था वो गवर्नमेंट क्या करेगी, लायबिलिटी एडजस्ट कर देगी। ठीक है सर, अब क्या हुआ, मेडिसिन जो वापस आ गए वो मेडिसिन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला बहुत सिंपल है, मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो गया तो उस मेडिसिन के लिए, जो मेडिसिन गया, मेडिसिन वापस आ गया, उस मेडिसिन को बनाने के लिए जो आपने आईटीसी लिया था, वो आईटीसी को भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है। यस सर, पॉइंट क्लियर है कि मैंने मेडिसिन बनाया, मेडिसिन बेचा, बेचने के बाद मेडिसिन वापस आ गया, मैंने इसको क्रेडिट नोट दे दिया, जो मेडिसिन आया था वो तो एक्सपायर्ड मेडिसिन था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यही मेडिसिन जाके वापस आ गया। तो ये मेडिसिन को जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये आईटीसी को भी मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद सुनिए, अब समझ लीजिए क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट होता है 30 नवंबर का। क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट। अब क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट अगर चला गया तो सर लोगों ने पूछा अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, सर हमारा लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, सामने वाला व्यक्ति तो जो ट्रेडर है वो तो हमें बोल रहा है गुड्स वापस करेगा, अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, अगर समझ ले तू एक मैन्युफैक्चरर है, तूने इनपुट खरीदा 1,000 रुपए का, जीएसटी दिया उस पर 100 रुपए का, आईटीसी ले लिया 100 रुपए का, अब तू क्या करेगा, तूने मेडिसिन बनाया, मेडिसिन बना के सामने बेचा, बेचने पे तूने क्या किया, 2,000 रुपए में मेडिसिन बेचा और जीएसटी चार्ज किया 200 रुपए का। ठीक है सर, इसने क्या किया, आईटीसी ले लिया 200 रुपए का। अब इसने क्या किया, इसने बोला मैं मेडिसिन रिटर्न करूंगा, तूने इसको बोला मेडिसिन रिटर्न करने का टाइम लिमिट तो खत्म हो गया, मतलब
क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट तो खत्म हो गया, तो आप एक काम करिए, आप इसे बोलिए कि तू मुझे मेडिसिन रिटर्न कर दे एज फ्रेश सप्लाई, तू मुझे एक्सपायर्ड मेडिसिन सप्लाई कर दे, और तू एक इनवॉइस इशू कर 2,000 रुपए प्लस 200 रुपए जीएसटी चार्ज करते हुए टैक्स इनवॉइस इशू कर दे। मैंने जो इनवॉइस दिया था और तूने जो इनवॉइस दिया वो नलिफाई हो गया। अब ना मुझे तुझे कुछ पैसे देने हैं, ना तुझे मुझे कुछ पैसे देने हैं। तेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तू एक काम कर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तेरा 200 रुपए आएगा, 200 रुपए से 200 रुपए सेट ऑफ हो गया तेरा, तो तेरा कहानी खत्म। ना तुझे मुझे कुछ देना है, ना मुझे तुझे कुछ देना है। अब मुझे जब ये मेडिसिन मिलेंगे तो सर ये जो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस मुझे मिला, इसमें मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट 200 रुपए का मिल गया। अब सुनिए, अब ये जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो मैंने खरीद ली तेरे से वापस, इसको मैं जब डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो सर ये क्रेडिट को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहां जो मेरा इनपुट था और यहां जो मैंने आउटपुट चार्ज किया था वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया इन प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग। अगर टाइम लिमिट टू इशू क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, अगर टाइम लिमिट टू इशू क्रेडिट नोट नहीं है तो सामने वाले पार्टी को बोलिए मैंने आपको सेल किया, अब उस ट्रांजैक्शन को भूल जाइए, आप मुझे रिटर्न सेल कर दीजिए एक्सपायर्ड ड्रग्स को, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। मैं जब ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करूंगा तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यस एवरीवन, आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट यही लिखा हुआ है। उसके बाद सर आता है गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। मैं इंडिया से बाहर अगर समझ लीजिए अप्रूवल के लिए गुड्स लेके जाता हूं, तो जब लेके जाता हूं सर डिलीवरी चालान के बेसिस पे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये सप्लाई तो है नहीं। अब समझ लीजिए गुड्स में इंडिया के बाहर लेके गया, जो बायर था उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया और गुड्स वापस आ गए 6 महीने में, 6 महीने में वापस आ गए तो सप्लाई नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। सर बायर ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए और गुड्स वापस भी नहीं आए 6 महीने में, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा ये तो डीम सप्लाई हो जाएगा और तुझे टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, और गवर्नमेंट ने बोला अगर ये सप्लाई हो गया, अगर ये सप्लाई हो गया तो इस केस में याद रखिएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स के केस में आपको 0 रेटिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और आपका जो आईटीसी है रिलेटिंग टू दैट सप्लाई उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। लेके जा रहे हो, सप्लाई नहीं है, डिलीवरी चालान के बेसिस पे ले जाना, वहां अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिल गया तो बल्ले बल्ले है, कोई बात नहीं, सप्लाई हो गया, 0 रेटिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। सर अप्रूवल नहीं मिला है, गुड्स वापस आ गए 6 महीने में, तो सप्लाई नहीं है, टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं करना, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला और 6 महीने में वापस भी नहीं आया तो सर डीम सप्लाई और आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। बट क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स है, आपको आईटीसी जो है वो रिफंड दे दिया जाएगा, 0 रेटिंग का बेनिफिट दे दिया जाएगा। यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स इनवॉइस का चैप्टर क्लोज करता हूं। मैंने आपको बोला है ये बी ग्रेडेड चैप्टर है, छोटा सा एक क्वेश्चन 2 से 4 मार्क का पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है सेक्शन नंबर जो 31 है, 31(1) से लेके 31(7) तक आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 जो क्रेडिट नोट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविजन है और डायनामिक क्यूआर कोड का जो प्रोविजन है वो, और ये जो सर्कुलर है रिलेटिंग टू डायनामिक क्यूआर कोड, ये भी छोटा सा है बाबा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए ये और ये, ठीक है सर, डन है। चलिए क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट।